हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अपने सपनों का घर ईएमआई से लेना चाहिए क्या? ईएमआई एक अच्छा ऑप्शन है सपनों का घर लेने के लिए। तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या ड्रीम हाउस अच्छा है ईएमआई से। ड्रीम हाउस हर किसी को लेना चाहिए, हर किसी का सपना होता है, लेना भी चाहिए, लेकिन क्या कौन सा सही समय होता है ड्रीम हाउस को लेने का? जनरली होता क्या है, जैसे ही कोई एक नया जॉब स्टार्ट करता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई शुरुआत करता है 2 4 5 साल बाद, बैंक से, लोन कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से बहुत सारे कॉल्स आपके पास आने लगेंगे कि सर आप जीरो रेट है, इसका जीरो सैंक्शन रेट है, आपको पेपरलेस लोन करा देंगे, आधे घंटे में लोन करा देंगे। जगह जगह आप निकलेंगे घर से बाहर, आपको बैनर पोस्टर छपे मिलेंगे कि सपनों का घर लीजिए, मात्र 500 रुपए की है, 500 रुपए डाउन पेमेंट देके 5 लाख डाउन पेमेंट देके, इस तरह के छोटे छोटे अमाउंट वो लिखते हैं। नीचे लिखेंगे छोटा सा T&C अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वो एक भटकाने वाला चीज होता है, वो भटकाने की कोशिश करते हैं कि 2 लाख का डाउन पेमेंट में अपना सपनों का घर लीजिए, मात्र 2 लाख रुपए में अपना सपनों का घर लीजिए, मात्र 5 लाख रुपए में अपने सपनों का घर लीजिए। इस तरीके से आपने जगह जगह कॉल्स पर सुना होगा, मैसेजेस आपके पास आते होंगे, और आपने बसेस में, ट्रेन में बैनर पोस्टर तमाम देखे लगे हुए। ये एक इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक स्कैम टाइप का चल रहा है, जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। फंसना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। फंस कैसे जाते हैं कि वो थोड़ा लेक ऑफ नॉलेज होता है, कि नॉलेज की जानकारी नहीं है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जानते हैं कैलकुलेशन करना है बट करते नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए जो ईएमआई पे घर लेना चाहते हैं, या जो ईएमआई पे घर ले चुके हैं। वो तो मेरी इस वीडियो से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। तो अगर आपके पास समय है तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप इसको वॉच लेटर में डाल दें, आराम से घर पे जाकर लेट कर देखें और एक बार में पूरा वीडियो देखें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आप अपने दिमाग की बत्ती को ऑन कर लीजिएगा, ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिएगा और आराम से समझिएगा इसको। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं कि आपने 45 लाख का लोन लिया है। आपने जो लोन कराया अपना 45 लाख का कराया है, जिसमें आपने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया है, और 35 लाख रुपए आपका लोन हो जाता है आपके सपने के हाउस के लिए, यानी ड्रीम हाउस, आपका, आपकी मैडम का या आपकी फैमिली का ड्रीम हाउस। तो 10 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, आपने 5 लाख 6 लाख आपने अपनी सैलरी से बचाया होगा, या रिश्तेदारों से लिया होगा, या मित्रों से लिया होगा। घर लेने के लिए सब लोग आप मदद ले भी लेते हैं, और परिवार में मदद कर भी देते हैं कि नहीं, लड़का इन्वेस्टमेंट कर रहा है घर ले रहा है तो। लेकिन एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, देखते हैं कैसे होता है। होम लोन 25 लाख का 15 साल के लिए, मान के चलते हैं कि 9.5% के रेट से आपको मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको 9.5% मिल जाएगा। वरना तो ये जो रेट है इंटरेस्ट का, वो 10%, 11%, 12%, 8%, 9%, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बैंकों का, अलग अलग कंपनीज का चल रहा है। तो मैं इसको एवरेज एक 9.5% मान के चलता हूँ कि एवरेज 9.5% पे आपको लोन फाइनल हो जाता है। और आपकी जो ईएमआई बन के आएगी, वो बन के आएगी 26,000 रुपए की, 26,106 रुपए की ईएमआई आपकी मंथली बन के आएगी। ये पैसा आपको मंथली देना है। इंटरेस्ट रेट आपका जो टोटल आप जमा कर देंगे 15 साल में, वो 21,99,000 रुपए होगा, यानी टोटल 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए तो आपको ब्याज देना है। आपने ये लोन ले लिया है, अब आपको 22 लाख रुपए ब्याज देना है। और टोटल जो आप पे करेंगे, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उसको, टोटल 46 लाख रुपए आप पे करेंगे, 46,99,000। यानी इसको आप मोटा मोटा 47 लाख पकड़ सकते हैं, यानी 47 लाख रुपए आप उसको पे करेंगे। तो आपने 21 लाख, यानी 21,99,000, यानी 22 लाख रुपए तो आपने उसको ब्याज ही दे दिया, इंटरेस्ट ही दे दिया 15 साल में। अब मैं इसी कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से देखता हूं, जो कि जनरली लोग नहीं देख पाते हैं,
और इस रैट रेस में फंस जाते हैं, चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। वो क्या, ये देखिएगा, ये कैलकुलेशन है एक एसआईपी, म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि ज्यादातर लोगों को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, लेकिन मालूम होते हुए भी वो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको लगता है नहीं, पहले अपना ड्रीम हाउस आना चाहिए, पहले अपना ड्रीम हाउस आना चाहिए, उसके बाद हम कहीं म्यूचुअल फंड देखेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट देखेंगे। ये जो कि गलती है, जो नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि ऐसा ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में होता है। तो अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी ले लेते हैं, आपका टोटल कितना आ रहा था, 26,000 रुपए की ईएमआई आ रही है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप इसको 15+10 में कीजिए। 26,000 है, 26,000 को 15+10 में कीजिए। 15,000 रुपए का आप कहीं पर एक अच्छी सी सोसाइटी में, अच्छी सी कॉलोनी में आप घर ले लीजिएगा, फ्लैट ले लीजिएगा रेंट पर, और 10,000 रुपये महीने का, 10,000 रुपये महीने का आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हैं 15 साल के लिए। 15 साल क्यों? क्योंकि आपने लोन 15 साल के लिए कराया है, तो 15 साल पकड़ के चलते हैं। अगर आपने 15 साल के लिए किया और म्यूचुअल फंड से 15% रिटर्न मान के चलते हैं, आपको मिला एक्सपेक्टेड, जो कि म्यूचुअल फंड ने पिछले अपने समय में दिया है। लाइव रिकॉर्डिंग में आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो आपका जो इन्वेस्ट अमाउंट होगा, इन्वेस्टेड जो अमाउंट होगा, वो 18 लाख रुपए होगा, एंड टोटल जो वैल्यू होगी वो 67 लाख होगी। 67 लाख, मात्र 10,000 रुपए की सॉरी एसआईपी से 15 साल में 18 लाख आपका इन्वेस्ट होगा, एंड आपको 67 लाख मिलेगा। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो आपका 26,000 की ईएमआई जा रही थी, उसी में से अगर आप ऐसा करते, अगर आप ऐसा करते कि 15,000 का आप एक घर ले लेते, जिसमें आप आराम से रहते किराए पर, और जब मन करता तब चेंज करते, जब मन करता तब शिफ्ट करते, जहां आपकी जॉब होती वहां शिफ्ट हो जाते। लेकिन अगर आपने एक बार घर ले लिया, तो आपका घर तो कहीं और है, आप नौकरी कहीं और कर रहे हो सकता है आप घर से नौकरी कर रहे हो तो 2-3 घंटे ट्रेवलिंग के आपके जाते हो नौकरी करने में। अगर आप दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं, तो हर सैटरडे संडे आप, या महीने में एक बार दो बार अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार से, अपने फैमिली से मिलने के लिए जाते हो। तो आपका जो ट्रेवलिंग का एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर मान के चलते आप ऐसा कर लेते हैं, 15,000 का आप रेंट पे घर लेते हैं और 10,000 का आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो टोटल आपका 67 लाख रुपए बनता है 15 साल में। अब ये जो 10 लाख है, अब ये जो 10 लाख है वन टाइम वाला, इसको भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये 10 लाख कौन सा है? ये 10 लाख यहाँ पर है, जब आपने 35 लाख रुपए का लोन लिया था ड्रीम हाउस के लिए, तो आपने 25 लाख की तो ईएमआई बनाई थी, 10 लाख रुपए आपने यहाँ एडवांस दिया था। एडवांस दिया था 10 लाख रुपए। तो जो 10 लाख आपने एडवांस दिया था, उसको अगर आप एट ए टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, 15% का, अगर 15 साल के लिए, और 15% का रेट मिलता, आपको इंटरेस्ट रेट मिलता म्यूचुअल फंड से, मान के चलते हैं, तो इन्वेस्टेड कितना हुआ? 10 लाख। टोटल आपको कितना मिलेगा? 81 लाख रुपीज। अमाउंट दोनों सेम ही है। यहाँ आपका 35 लाख प्लस 10 लाख एडवांस, टोटल 45 लाख। टाइम ड्यूरेशन 15 साल। यहाँ पर क्या किया है, जो आपका ईएमआई है, जो 25 लाख से ईएमआई बन के आ रहा है 26,000, इसको दो जगह तोड़ा, 15,000 प्लस 10,000 में, यानी 25,000 ही बनता है ये। बट 1,000 रुपये आप उसको छोड़िए मेंटेनेंस में या छोटे मोटे खर्चे के लिए। जब आप घर शिफ्टिंग करते हैं साल में एक बार, तो 10-5,000 आपका वैसे ही खत्म हो जाता है, 15,000 रुपये के आसपास या 20,000, वो डिपेंड करता है आपका एजेंट कितना चार्ज लेता है। तो मैंने इसको 25,000 पकड़ा है। तो ये 15,000 प्लस 10,000, 10,000 की एसआईपी की आपने, टोटल आपका कितना आ गया? 67 लाख रुपीज। और 10 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया था वन टाइम, उसका कितना आ गया? 81 लाख रुपीज। 81 लाख। अब अगर आप इन दोनों अमाउंटों को जोड़ते हैं, 67 और 81 को, तो 67 और 81 को आप जोड़ते हैं, तो आपका 1.48 करोड़, यानी 1.5 करोड़ रुपए बनता है। ये आपका 1.5 करोड़ रुपए टोटल अमाउंट आपका। इस कैलकुलेशन से, म्यूचुअल फंड वाली कैलकुलेशन से, अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आपका इतना बनता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, घर तो लेना ही चाहिए, 15 साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अरे बिल्कुल घर लेना चाहिए। घर आपको तब लेना चाहिए
जब अगर आपके पास मल्टीप्लाई 3, कुछ लोग तो कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 5, आप जितना घर ले लो उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। बट मैं मान के चलता हूँ आपके पास मल्टीप्लाई बाई 3 तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप 50 लाख का घर ले रहे हैं, अगर आप 50 लाख का घर ले रहे हैं तो आपके पास 1.5 सीआर तो होना ही चाहिए, 1.5 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए, तब आप 50 लाख का घर लेने की स्थिति में हैं, कंडीशन में हैं, पोजीशन में हैं। हाँ, अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो में। अगर आपका फिक्स है कि आपको परमानेंट इसी शहर में रहना है, इसी शहर में जॉब करनी है, इसी शहर में आपको अपना बिजनेस करना है, तो आप ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो पैसा है वो आप वन टाइम दे दें और ईएमआई बहुत ही कम समय के लिए लें, 1 साल 6 महीने या 1.5 साल, कम से कम। आपका खुद का पैसा है, आपको क्यों देना है किसी बैंक वाले को, किसी एजेंसी को क्यों देना है? आपने खून पसीने मेहनत से कमाया हुआ है। ये 22 लाख रुपए आप किसी को ऐसे ही दे देंगे? मैं तो नहीं दूंगा। मैंने आज तक ईएमआई पर कुछ नहीं खरीदा है, आज तक जो खरीदा है मैंने वो पैसा अपना मतलब बचत की है पैसे की, उस पैसे से खरीदा है मैंने। पहले तो मैंने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैंने प्लॉट में किया था, प्लॉट बेच के मैंने म्यूचुअल फंड में कर दिया है। लेकिन मेरे पास आज भी उतना पैसा है कि मैं घर खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं घर नहीं खरीदा हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ। बॉम्बे में रहता हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ। मैं 9 से 10 हज़ार रुपये महीने का किराया देकर बहुत ही अच्छी सोसाइटी में, जो कि जिस फ्लैट की कीमत 40 से 45 लाख रुपए है, मैं उसमें रहता हूँ। 45 लाख रुपए का घर ना लेकर मैं उसी घर में 9 से 10 हज़ार रुपये महीने का भाड़ा देकर, किराया देकर रहता हूँ मैं। अब 45 लाख का ये जो है, आप घर खरीदेंगे 45 लाख का उसी घर के लिए, मैं उसी घर में 9 से 10 हज़ार रुपये महीने का ईएमआई देकर उस घर में रह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि घर आपको ईएमआई पे नहीं लेना चाहिए। अब इसकी लैब कैलकुलेशन देखते हैं वेबसाइट पे जाकर, ये आपको समझ में आ गया। 1.5 सी आर, 1.5 सी आर, ये देखिए सेम कैलकुलेशन है, बट यहाँ पर आपको लैब दिखेगा। ये होम लोन ईएमआई आपने 25 लाख का लोन कराया है, 15 साल के लिए कराया है, 9.5% का आपको इंटरेस्ट अगर मिलता है बैंक से, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी मंथली वो आपकी 26 हज़ार रुपए की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आप जो है वो 22 लाख रुपए दे देंगे। अपनी खुद की कमाई आप 22 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपने हाथों से दे देंगे, और जो घर आप खरीदेंगे वो 22 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर उसका मेंटेनेंस आप अलग से देंगे पिछले 15 सालों में। तो वो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, टैक्सेस अलग, टैक्स अलग जाते हैं। एंड अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आपको मालूम होगा उसमें अपना जो सोसाइटी का एक्सपेंसेस रहते हैं, मंथली मेंटेनेंस रहते हैं, वो अलग से जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये, वो डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसकी कीमत 45 लाख है और उसका जो मेंटेनेंस है वो 3,000 रुपये महीने का है। तो अगर मान के चलें कि, और अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे नहीं मैं उसको रेंट पे लगा दूंगा, भाड़े पे लगा दूंगा, तो आपने 45 लाख का लिया और आपने उसको रेंट पे लगाया और 9 से 10 हज़ार रुपये आपको उसका रेंट मिला और 3,000 रुपये मेंटेनेंस में चला गया, तो आपके पास कितना बचा? 6,000 7,000 रुपये मंथली। 45 लाख लगाकर 6 से 7 हज़ार रुपये महीना कोई समझदारी वाला डिसीजन है क्या ये? मुझे नहीं लगता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ना किसी को सलाह देता हूँ करने की कि ऐसा करना चाहिए। ये एक ट्रैप चल रहा है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। 98% 95% लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं अपने सपनों के घर में। वो ड्रीम हाउस में फंस जाते हैं, जबकि उनको पहले अपना फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहेंगे या अपने सपनों का घर लेना चाहेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम कि आप डेली जो सुबह उठ के जाते हैं, 6 7 8 बजे उठते हैं, 9 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, फिर भागते हुए शाम को घर पे आते हैं, फिर 10 11 बज जाते हैं, फिर सोते हैं, फिर जाते हैं, यही काम डेली करते हैं, फिर संडे का इंतजार करते हैं, ना किसी रिलेशन में पार्टी में जा पाते हैं, ना किसी फंक्शन में शामिल हो पाते हैं, सिर्फ एक जॉब के चक्कर में और ईएमआई के चक्कर में। तो आप इन सब चीजों से पहले बचना चाहेंगे या अपने सपनों का घर लेना चाहेंगे? अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन सब चीजों के चक्कर से मुक्ति पालेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम पालेंगे। मैंने अभी तक नहीं पाई है, बट मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं उम्मीद है मैं आने वाले 5 साल 6 साल में ये फाइनेंशियल फ्रीडम पा लूंगा, सपनों का घर लेने से पहले। मुझे लगता है पहले
हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेना चाहिए। बात करते हैं कैलकुलेशन की। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई कि 22 लाख आपका एक्स्ट्रा गया है, टोटल आपने 47 लाख रुपए दिया है। अब इसी अमाउंट को जो 26,000 रुपए आपका आ रहा है, इसी को मैंने दो जगह ब्रेक डाउन किया है। अगर आप मान के देखते हैं, मैंने क्या किया है, आपका 10,000 रुपए का तो SIP किया है, जो कि 18 लाख बनता है, 67 लाख रुपए आपको मिलेगा। एंड जो कि बाकी आपने जो 10 लाख दिया था वन टाइम में, उस वन टाइम को मैंने वन टाइम इन्वेस्ट किया है 10 लाख। 15 साल के लिए 15% का मान के चले मिलता है, तो 81 लाख बनता है आपका। तो 81 लाख प्लस आपका 67 लाख, टोटल 1.48 CR बन रहा है, यानी 1.5 करोड़ रुपए बन रहा है। अब कुछ बोलेंगे नहीं नहीं हमने जो घर लिया है उसकी कीमत भी बढ़ती है, तो मैं आपको बता दूं, आप रिकॉर्ड चेक कर लेना अपने आजू बाजू में, नेबर में, जहाँ भी आप रहते हैं। अगर आप कोई फ्लैट या घर या कोई संपत्ति खरीदते हैं इस तरीके से, तो वो जो बढ़ती है साल का, आपने मान लो 5% 4% एवरेज उसका इंक्रीमेंट है। अब देखते हैं, अगर आपने 35 लाख रुपए का जो घर लिया है, अब उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी आने वाले 15 साल में। 5% के रेट से अगर बढ़ती है, तो जो आपके घर की कीमत होती है वो 72 लाख रुपए हो जाएगी। आपके घर की कीमत जो आपने खरीदा है, उसकी कीमत आने वाले 15 साल में 72 लाख रुपए बनेगी जाके, मान के चलें। अब ये 4% हो सकता है, 5% हो सकता है, 6% भी हो सकता है, एवरेज 5% मान के चलते हैं, तो 72 लाख हुआ। अब आपका घर 72 लाख का हुआ, लेकिन अगर आप सेम अमाउंट अगर आपने म्यूचुअल फंड में किया, तो म्यूचुअल फंड में आपका कितना बना जाके 1.8 CR, 1.48 CR। तो अब देखा जाए कि 1.48 CR और उधर आपका कितना बनना है 72 लाख। 72 लाख अगर दोनों को आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका टोटल 76 लाख रुपीज, यानी 76 लाख रुपए का आप लॉस करेंगे आने वाले 15 साल में। आपको लगेगा तो ऐसा कि आपने तरक्की कर ली, कि आप अच्छी जगह पहुंच गए, आपने घर ले लिया, लेकिन 15 साल में आप 76 लाख रुपए के लॉस में रहेंगे। 76 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप सिर्फ इस ऑप्शन पे जाते हैं, घर लेकर EMI पर, अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप 76 लाख आप मान के चलिए आप प्लस में रहेंगे। आपके पास घर भी रहेगा और आपके पास पैसे भी रहेंगे, और आप फाइनेंशियली फ्री भी हो चुके होंगे, अपनी मन मर्जी का काम कर चुके होंगे। आपको डेली सुबह उठ कर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि पिछले 15 साल में किसी फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अब आपको एक लाइव रिकॉर्ड दिखाता हूँ, पिछले 15 साल में किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अगर पिछले 15 साल में 10,000 रुपए महीने का SIP किया होता, तो HDFC स्मॉल कैप फंड ने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके 15 साल में 92 लाख रुपए दिया है। जमा कितना हुआ है, जमा कितना हुआ है, यहाँ देखते हैं। SIP में 10,000 रुपए महीने के हिसाब से जमा कितना हुआ 18 लाख, जमा हुआ है 18 लाख। बनाया कितना है फंड ने 92 लाख 15 साल में। कोटक स्मॉल कैप फंड ने 10,000 पर मंथ के हिसाब से पिछले 15 साल में 95 लाख बनाया है 20% के हिसाब से। DSP स्मॉल कैप फंड ने 10,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट किया है SIP में, कितना बनाया 1,11,00,000, 21% का रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 15 सालों में, ये पिछले 15 सालों में बनाया है, आगे आने वाले समय में कितना बनाएगा कोई नहीं जानता है, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा कोई नहीं जानता है। फिर भी 14 15 16 कुछ तो मिलेगा, 19 20 22 21 नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 15 सालों में 92 लाख बनाया है। अगर सबसे खराब फंड मतलब इस कैटेगरी में, स्मॉल कैटेगरी में सबसे बॉटम का फंड देखें, सुंदरम स्मॉल कैप फंड ने पिछले 15 सालों में 10,000 पर मंथ के हिसाब से 78 लाख बनाया है, 78 लाख रुपीज। कैटेगरी का, स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज जो रिटर्न है वो 19% का है। हमने जितनी भी कैलकुलेशन किए हैं
वो सारी 15% के हिसाब से की हैं। आप देखेंगे 15%, 15%, 15%, 15%, ये होम लोन का है, 9.5% से कैलकुलेशन की है। तो दोस्तों, ये एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आप डायरेक्टली खुद गूगल पे जाके बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। इस कैलकुलेशन के माध्यम से हमने समझा कि आपका जो कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, मोटा मोटा अगर समझें तो 76 लाख रुपीज का आपका लंबे समय में लॉस है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये डिसीजन हर किसी को लेना चाहिए। लंबे समय में 15 साल में, 10 साल में, 20 साल में हर कोई अपनी तरक्की चाहता है, तो तरक्की करनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे, म्यूचुअल फंड के हिसाब से करेंगे, तो आपके पास टोटल 1.5 करोड़ रुपए होगा। अगर आप इसमें से 70 लाख का घर खरीद भी लेंगे, जो कि उस समय आपको 72 लाख का मिलेगा, 45 लाख वाला, 5-6% बढ़ने के बाद, जो रेट है उसके हिसाब से बढ़ने के बाद आपको मिलेगा। तो क्या हुआ, अगर आपने 72 लाख का 70 लाख खरीद लिया, उसके बाद ही तो आपके पास पैसे बचेंगे। तो मैं इस म्यूचुअल फंड को प्रीफर करता हूँ। मैं सलाह देता हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कुछ समय वेट करना चाहिए। पहले अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहिए, फिर सपनों का घर लेना चाहिए। पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा जरूरी है सपनों के घर से। आप भी खुद जाइए गूगल पर, खुद सारा कैलकुलेशन कीजिए और समझिएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और जानना है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।